हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम लोग किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हम लोग इसके 2 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, वहां पे जाके आप लोग सारी क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो 61 नंबर से शुरू हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नदी में जल प्रदूषण डैश की घुलित मात्रा से मापा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, नदी में जल प्रदूषण किसकी घुलित मात्रा से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑक्सीजन। देखिए, नदी या किसी भी जल में जल प्रदूषण को घुलित ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है, यानी पानी में कितना ऑक्सीजन है उसकी मात्रा से प्रदूषण को मापा जाता है। और इसे ही जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग या बीओडी भी कहा जाता है। बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी में घुली ऑक्सीजन की कमी प्रदूषण का संकेत है, यानी अगर पानी में जो है घुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो समझ लिए पानी क्या है? प्रदूषित है। ठीक है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि पानी में बीओडी की मात्रा का बढ़ने का मतलब क्या है। यदि पानी में बीओडी की मात्रा बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि पानी जो है प्रदूषित हो चुका है, यानी प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है। अगर बीओडी बढ़ेगा यानी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तो प्रदूषण भी क्या होगा? बढ़ेगा, यानी इसमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, यानी पानी में ऑक्सीजन की कमी है इसलिए तो डिमांड बढ़ रही है। तो अगर बीओडी बढ़ेगा तो प्रदूषण भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये प्रश्न पूछा जाता है। और बीओडी का स्तर जितना ज्यादा होगा पानी उतना ही प्रदूषित होगा। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नकर्णीय है? इंपॉर्टेंट है। कौन सा पदार्थ जैव निम्नकर्णीय यानी बायोडिग्रेडेबल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पेपर। जैव निम्नकर्णीय पदार्थ क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से विघटित या नष्ट हो जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से या सूक्ष्म जीवों से नष्ट हो जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गया, कागज हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं प्राकृतिक तरीके से। और गैर निम्नकर्णीय पदार्थ कौन से होते हैं? जो नष्ट नहीं होते हैं, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, रसायन हो गया, पेंट हो गया, ये सब नष्ट नहीं होते हैं। और जैव निम्नकर्णीय कौन सा इसमें? तो पेपर। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? इंपॉर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी इसमें पूछा है, कौन है? तो ऑप्शन 3, सर्वोच्च उपभोक्ता। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले उत्पादक आता है। उत्पादक क्या होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इसमें कौन आता है? पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक के बाद कौन आता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता आता है। उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद कौन आता है? द्वितीयक उपभोक्ता आता है। और द्वितीयक के बाद कौन आता है? तृतीयक उपभोक्ता, जिसे सर्वोच्च उपभोक्ता भी कहा जाता है। पिछली क्लास में मैंने बताया था 10% के नियम के अनुसार 10% के नियम के अनुसार तृतीय उपभोक्ता को सबसे कम ऊर्जा मिलती है। यानी 10% नियम क्या कहता है? ऊर्जा का 10% नियम कहता है कि ऊर्जा जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है? केवल 10% होता है, और बाकी ऊर्जा क्या हो जाती है? वातावरण में लुप्त हो जाती है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए उत्पादक के पास 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, उत्पादक के पास 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, और उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, तो उसके पास कितनी ऊर्जा जाएगी? तो 10,000 का 10% यानी 1,000 ऊर्जा जाएगी। ठीक है, 1,000 किलो कैलोरी। और प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाता है तो उसके पास कितनी ऊर्जा जाएगी? तो 1,000 का 10% यानी 100 किलो कैलोरी ऊर्जा जाएगी। और द्वितीयक को अगर तृतीयक उपभोक्ता खाता है उसके पास कितनी ऊर्जा जाएगी? तो उसके पास जो है 100 का 10% यानी 10 किलो कैलोरी ऊर्जा जाएगी। तो सबसे कमजोर कड़ी इसमें कौन सी हुई? तो तृतीय उपभोक्ता जो है सबसे कमजोर कड़ी होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10% का नियम किसने दिया था? मैंने बताया था, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, मस्टर्ड गैस। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मस्टर्ड गैस। इसे ही जो है सल्फर
मस्टर्ड भी कहा जाता है, ठीक है, इसे सल्फर मस्टर्ड भी कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो ये कब से कब चला था, तो 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, ठीक है। नेक्स्ट, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस, इंपॉर्टेंट है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से किस गैस से पकाया जाता है, तो एसिटिलीन। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन। और एसिटिलीन जो है, जो आपने सुना होगा कार्बाइड, कार्बाइड से जो है एसिटिलीन निकलता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्राकृतिक जो रबर होता है ये किसका बहुलक होता है, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। इंपॉर्टेंट है, ये आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर, ठीक है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक यौगिक है, या कई पौधों और जानवरों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पैराफिन किसका उप उत्पाद है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। पैराफिन जो मोम होता है ये किसका उप उत्पाद है, तो ये पेट्रोलियम शोधन से प्राप्त होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम शोधन। अच्छा, पेट्रोलियम शोधन से और क्या क्या प्राप्त होता है, एक तो आपका पैराफिन मोम हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, डामर हो गया, प्राकृतिक गैस हो गए, ये सब जो है पेट्रोलियम शोधन से प्राप्त होते हैं। एनसीईआरटी का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है, सभी को बताओ, प्रश्न आ चुका है ये पिछले प्रैक्टिस सेट में। किसका पीएच 7 है, तो उदासीन विलयन। देखिए, यदि पीएच 7 होता है तो क्या होता है, उदासीन होता है। यदि जो है अगर पीएच 7 से ज्यादा होता है तो आपका क्या होता है, क्षारीय होता है, और 7 से अगर कम होता है तो विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। उदासीन विलयन की बात करते हैं, जैसे आपका शुद्ध जल हो गया, ठीक है, शुद्ध जल का पीएच क्या होता है, तो शुद्ध जल इसका पीएच क्या होता है, तो ये उदासीन होता है, पीएच 7 होता है। और अगर हम बात करते हैं क्षारीय प्रकृति की विलयन की, जैसे आपका अंडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, रक्त हो गया, साबुन हो गया, ये सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय की बात करते हैं, टमाटर हो गया, ब्लैक कॉफी हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया, इन सब का पीएच क्या होता है, तो 7 से कम होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, एक केस का नली में तरल की वृद्धि किस कारण होती है, केस का नली में जो है तरल की वृद्धि किसके कारण होती है, तो पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। देखिए, अगर इसमें 68 में देखेंगे, करा किसका पीएच मान 7 है, तो ध्यान रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और उदासीन विलयन का भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। कह रहा है, जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो उसमें बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, तो इसका कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ईंट के छिद्रों में हवा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ईंट में क्या होता है, छिद्र होते हैं, और उस छिद्र में क्या होता है, हवा होता है। जब ईंट को पानी में डुबोया जाता है तो उसमें जो छिद्र होते हैं उसमें से हवा जब निकलता है तो वही बुलबुले के रूप में ऊपर उठता दिखाई देता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, गोल्डन राइस में गोल्डन कैरोटीन जीन होता है जो डैश से आता है। गोल्डन राइस में गोल्डन कैरोटीन जीन होता है, ये किससे आता है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डैफोडिल से। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डैफोडिल। ध्यान रखिएगा, गोल्डन राइस जो है विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, ठीक है, इसमें विटामिन ए की अधिकता होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 दिसंबर। अच्छा, 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 25 नवंबर को ध्यान रखिएगा, तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट जरूर करिएगा, 26 नवंबर को कौन सा दिवस, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसरो की स्थापना जो है कब हुई थी, तो ऑप्शन 2 1969 में जो है इसरो की स्थापना हुई थी। अच्छा, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। अच्छा, वर्तमान में अध्यक्ष ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नए बनाए गए हैं, तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर वी नारायणन जो है वर्तमान में इसरो के क्या है, अध्यक्ष है। किसके स्थान बने हैं, तो एस सोमनाथ की जगह ये बनाए गए हैं, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा है, प्रश्न को ध्यान से जरूर पढ़िएगा। पहला इसमें है पेट्रोलियम के संगठक दिया है और उपयोग दिया है, ठीक है। इसमें पहला है बिटुमेन। बिटुमेन का उपयोग पेंट एवं सड़क निर्माण में किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। दूसरा है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल जेट वायुयान के लिए ईंधन, ये भी आपका सही है, मिट्टी के तेल का प्रयोग जो इसमें किया जाता है। तीसरा पैराफिन मोम। पैराफिन मोम जो है खाद्य पदार्थ नहीं है, ये आपका गलत है। तो इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैराफिन मोम जो है ये खाने योग्य नहीं होता है, इसका उपयोग जो है चिकित्सा में, मोमबत्ती वगैरह बनाने में, मेकअप वगैरह के सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट पूछा होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट पूछा होता है तो 98.6, और डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, मधुमक्खियां सामाजिक कीट कहलाती हैं क्योंकि? कह रहा मधुमक्खी जो है सामाजिक कीट होता है क्यों? पहला है ये, वे समूह में रहती हैं और सभी फूलों पर जाकर अमृत इकट्ठा करती हैं, बिल्कुल सही है। वो पुरुषों के बीच में रहती हैं, वे अन्य कीड़ों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करती हैं, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो समूह में रहती हैं और सभी फूलों पर जाकर अमृत इकट्ठा करती हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक कीट कहा जाता है, ठीक है। और मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, एपीकल्चर कहा जाता है, ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन इसमें पूछा है कौन सा है? पहला है पेट यानी पीईटी, पॉलीएथिलीन टर्थलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नायलॉन है। ध्यान रखिएगा ये पीईटी जो है नायलॉन नहीं है, ये क्या आपका पॉलिएस्टर होता है, ठीक है, पॉलिएस्टर होता है। इसका उपयोग जो है बोतल वगैरह, बर्तन, तार वगैरह बनाने में किया जाता है। दूसरा, एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। एस्टर वे रसायन होते हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, ठीक है, करेक्ट है ये। तीसरा, संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते हैं। करा संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते हैं, तो ये आपका गलत है। और चौथा, सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल को पेट्रोरसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है, ये आपका क्या है? करेक्ट है। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रोरसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों के द्वारा तैयार की जाते हैं, ये करेक्ट है आपका। तो इसमें आपका बी सही है और डी सही है, बाकी ए और सी गलत है, तो बी और डी, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है? इंपॉर्टेंट है, कह रहा सार्वभौमिक दाता जो है इसमें कौन होता है? यानी सबको जो अपना खून दे सकता है, तो समूह ओ होता है, ऑप्शन 3। और सबसे जो है सार्वभौमिक ग्राही कौन होता है, यानी सबसे खून कौन ले सकता है? तो ए भी होता है, ठीक है, ए भी होता है। अच्छा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने किया था, लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। और कौन कौन से हैं ब्लड ग्रुप? ए है आपका, बी है, और ए बी है, और एक आपका ओ है, ठीक है, ये 4 ब्लड ग्रुप हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर। ये कहाँ पाई जाती है? तो जांग की हड्डी, जांग की हड्डी फीमर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी भी ध्यान रखिएगा, स्टेपीज। स्टेपीज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मध्य कान में पाई जाती है, ठीक है, मध्य कान में पाई जाती है स्टेपीज। नेक्स्ट, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया था। 1930 में दांडी मार्च शुरू किया था। इसमें आपका पहला है नमक कर कानून लागू करने के खिलाफ, दूसरा सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा के खिलाफ, और तीसरा है हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ। तो सभी को पता है दांडी मार्च को जो है नमक आंदोलन भी कहा जाता है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। दांडी मार्च की बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत किया था, ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 से। और ये कब तक चला था? तो ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत साबरमती से हुई थी, और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे थे, और 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा।
अब की बार पूछा गया था कितने मील की यात्रा थी, तो 241 मील की यात्रा गांधी जी ने तय की थी। ध्यान रखिएगा, ये भी इस इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था ये। ठीक है, 241 मील की यात्रा। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। इंपॉर्टेंट है, करा जो है किसने स्वतंत्रता मिलने के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसे समाप्त करने का सुझाव दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। अच्छा, कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, एओ ह्यूम। पहला अधिवेशन कब हुआ था इसका? तो 28 दिसंबर 1885 को इसका पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा। पहले बंबई में होने वाला था, लेकिन वहां प्लेग फैल गया था, इसलिए बाद में क्या कहाँ पे हुआ? तो पहले पुणे में होने वाला था और वहां पे प्लेग फैल गया पुणे में, तो ये कहाँ पे हुआ? बंबई में हुआ पहला अधिवेशन। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को। अच्छा, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन था? ये भी ध्यान रखिएगा। तो लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। ठीक है, डफरिन। नेक्स्ट है, नालंदा बिहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था? नालंदा जो विश्वविद्यालय है किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट किया गया था। कब? तो 1193 ईस्वी में इसे जलाकर नष्ट कर दिया था। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? यह भी ध्यान रखिएगा। तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति डैश में है। कह रहा जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में सबसे नीचे है, तो कह रहा कि जो है ये किस ओर है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है ये। ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में है ये। भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है तो इसके उत्तर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा या धूप का अवशोषण अधिक करेगा? कौन सा कह रहा है जो है रंग सौर ऊर्जा यानी धूप का जो है अवशोषण सबसे ज्यादा करता है? तो सभी को पता है काला जो है सबसे ज्यादा रंग को क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? ये अवशोषित करता है ये। नेक्स्ट, अशोक के धम्म में केंद्रीय बिंदु है। अशोक का जो धम्म था उसमें पूछ रहा केंद्रीय बिंदु कौन सा है? तो इसमें आपका राजा के प्रति वफादारी, ये भी सही है। शांति और अहिंसा, ये भी करेक्ट है। और बड़ों का सम्मान, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अशोक की बात करते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश। अशोक जो है मौर्य वंश के शासक थे। और इनके पिता का नाम क्या था? तो बिंदुसार। ध्यान रखिएगा, इनके पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। और ये मौर्य वंश के शासक थे। अच्छा, अशोक के धम्म की बात करें तो अशोक के जो धम्म है इसका सिद्धांत किस शिलालेख में दिया है? ध्यान रखिएगा, 7वें शिलालेख में है। 7वें शिलालेख में अशोक का के धम्म के सिद्धांत का वर्णन किया गया है उसमें। अच्छा, धम्म यात्रा, ध्यान रखिएगा, धम्म यात्रा का उल्लेख किसमें है? तो 8वें शिलालेख में आपका क्या है? धम्म यात्रा का उल्लेख किया गया है। अच्छा, धम्म की परिभाषा कहाँ से लिया गया है? ये भी ध्यान रखिएगा। अशोक के धम्म की परिभाषा जो है राहुलोवाद सूक्त से लिया गया। राहुलोवाद सूक्त से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक शिलालेख और इंपॉर्टेंट है, 13वां शिलालेख। अशोक के 13वें शिलालेख में किसका उल्लेख है? तो कलिंग के युद्ध का उल्लेख है अशोक के 13वें शिलालेख में। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? मलेरिया जो है मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने किया था? तो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है, यानी परजीवी से होता है मलेरिया। इसका वाहक कौन होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका वाहक होता है। ठीक है, इसकी दवा कौन सी है? तो कुनैन इसकी दवा है। अच्छा, किस वृक्ष से प्राप्त होती है? ये भी ध्यान रखिएगा। सो सिनकोना से प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाए। आबादी यानी जनसंख्या के हिसाब से पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे ध्यान रखिए महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पे कौन सा है? बिहार है। ध्यान रखिए, बिहार तीसरे स्थान पे है। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करते हैं तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश है। उसके बाद आपका कौन सा है? महाराष्ट्र है। और चौथे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट, पटना का हरमंदिर साहिब डैश का जन्म स्थान है।
पटना का जो हरमंदिर साहब है ये किसका जन्म स्थान है? तो ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। ऑप्शन 1 गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1666 में। और गुरु गोविंद सिंह, ध्यान रखिएगा, तो ये सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, 10वें और ये अंतिम गुरु थे सिख धर्म के। और इन्होंने, ध्यान रखिएगा, 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत की थी। 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत भी इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? इंपॉर्टेंट है, करा जो है किसने, जो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वसुमित्र। देखिए इसके बारे में देखते हैं कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी। मुख्य रूप से 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। ध्यान रखिएगा, पहली कहाँ पे हुई थी? तो पहली राजगीर में हुई थी। कहाँ पे? ध्यान से सुनिएगा, इसको सारा लिख नहीं पाऊंगा। तो पहली कहाँ पे? राजगीर में हुई थी। और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। और किसके समय में हुई थी? तो ये अजात शत्रु के समय में हुई थी। ठीक है, अजात शत्रु के समय में हुई थी। दूसरी कहाँ पे हुई थी? तो दूसरी वैशाली में हुई थी। और किसके समय में हुई थी? उस समय जो है इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो साबा कामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। साबा कामी या साबक मीर ने इसकी अध्यक्षता की थी। और किसके समय में हुआ था? तो ये काला शोक के समय में हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगीति, ध्यान रखिएगा, पाटिलपुत्र में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्स ने की थी। ठीक है, मोगली पुत्र तिस्स, ध्यान सुनिएगा इसको। और किसके समय में हुआ था? तो ये अशोक के समय में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। और किसके समय में हुई थी? तो ये ध्यान रखिएगा, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष भी, ध्यान रखिएगा, अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है, कौन सी फसल है जिसको जो है अधिक जल की आवश्यकता होती है? इसमें कौन सा है? तो धान। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। धान को जो है अधिक जल की आवश्यकता होती है। और धान की बात करें तो ये आपका धान खरीफ की फसल है। और इसके लिए तापमान की बात करें, तापमान तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है। वर्षा अधिक चाहिए होती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए होती है। और ये समशीतोष्ण जलवायु में पैदा होता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, धान। अच्छा, धान सबसे ज्यादा नहीं, चावल सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो चीन में सबसे ज्यादा, विश्व में चीन में। और भारत जो है इस पे दूसरे स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट, क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या जो सेफल होता है को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो घरों में सेफल लगा होता है उसको सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्यों? पहला, इसमें ऑक्सीजन वाष्प होती है, नहीं। इसमें नाइट्रोजन वाष्प होती है, नहीं, ये भी गलत है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प होती है, ये भी आपका क्या है? गलत है। देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 5। देखिए, जो सेफल होता है उसमें क्या होता है? उसमें पारा होता है। ठीक है, पारा। अब पारा जो क्या होता है? ये न्यूरोटॉक्सिन होता है, यानी ये नुकसानदेह होता है हमारे शरीर के लिए। और इसीलिए जो है इसको जो है सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है। सेफल को ऐसा नहीं फेंकना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको सुरक्षित रूप से जो है उसका निपटारा करना चाहिए। तो उसमें पारा होता है। अब पारा की वजह से कौन सा रोग होता है ये भी ध्यान रखिएगा, तो मिनी माता रोग होता है। ठीक है, मिनी माता रोग होता है पारा की वजह से। ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है, करा कौन सा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है? वृद्धि के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो प्रोटीन। ऑप्शन 2 प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होता है ये क्या करता है? ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा देने वाले हैं। और प्रोटीन जो होता है ये वृद्धि के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट, घेघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं। घेघा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन जो है आपका आयोडाइज्ड नमक से हम प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा कौन सी है? भारत और चीन सभी को पता है, पिछले क्लास में भी आ चुका है ये। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन 2 डूरंड रेखा किसके बीच है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा का अदृश्य आवरण है
यानी जो घिरा हुआ है हवा से, उसे क्या कहा जाता है? उसे वायुमंडल कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल। अब की पूछा गया था कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन जो सबसे अधिक पाई जाती है 78%। उसके बाद कौन सी? 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद ध्यान रखिएगा 0.09%, 0.9% कौन सा पाया जाता है? तो यह आर्गन होता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लैगून नहीं है? कह रहा है कौन सा लैगून झील नहीं है इसमें? तो पेरियार झील जो है लैगून झील नहीं है। ऑप्शन 3 पेरियार झील। ठीक है, लैगून जो होता है ये नदी के मुहाने पर बनती है झील। ठीक है, नदी के मुहाने पर जो झील होती है वो लैगून झील होती है। जैसे आपका अष्टमुडी झील। ठीक है, अष्टमुडी झील ये केरल में है। चिल्का झील आपका ध्यान रखिएगा उड़ीसा में है ये। और चिल्का झील जो है ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, या सबसे बड़ी झील है भारत की, और ये खारे पानी की झील है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो पेरियार झील है ये कृत्रिम झील है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया है। अगला है धुआं जो होता है ये ऊपर उड़ता है क्योंकि? धुआं ऊपर उठता है क्यों? तो ऑप्शन 2, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा क्या होती है? अधिक हल्की होती है। धुआं क्या होता है? थोड़ा गर्म होता है, और गर्म वायु जो होती है ये ठंडी वायु से क्या होती है? हल्की होती है, इसलिए जो है धुआं क्या होता है? ऊपर उठता है। तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धमेक स्तूप जो है कहां पे है? ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। सारनाथ में आपका धमेक स्तूप है। ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपर्दन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? करा जो चंबल में नाले बने हैं वो किस अपर्दन के उदाहरण है ये? तो अवनालिका अपर्दन। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनालिका अपर्दन। इसे नाली अपर्दन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे नाली अपर्दन भी कहा जाता है। और इससे जो है इस अपर्दन से बड़े बड़े गड्ढे और बीहड़ का निर्माण होता है, जैसे चंबल हो गया। ठीक है, चंबल नदी की बात करते हैं तो चंबल नदी जो है ये आपका जाना पाव मध्य प्रदेश से आपका निकलती है। ठीक है, और यमुना की क्या है? सहायक नदी है चंबल नदी। नेक्स्ट, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग डैश में पहुंचता है। सूर्य से जो प्रकाश होता है पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है? लगभग 8 मिनट में। ऑप्शन 3 पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी मनरेगा के लिए बजट अनुमान क्या है? देखिए पुराना प्रैक्टिस सेट है तो इसमें पुराना करंट अफेयर दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3। अच्छा, मनरेगा की बात कर लेते हैं। पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम जो है नरेगा था। ये कब आया था? 2005 में ये एक्ट आया था ये नरेगा का, और ये लागू कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा ये फरवरी 2006 में यह लागू हुआ था। और 2009 में ध्यान रखिए 2009 में इसका नाम क्या रख दिया गया? मनरेगा, यानी इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी मनरेगा 2009 में बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? सभी को पता होगा 15 अगस्त को ध्वज कहां पे फहराया जाता है? तो लाल किले पे। ऑप्शन 3, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, शाहजहां ने। और ये कहां पे है? तो दिल्ली में है ये। नेक्स्ट, आसमान से उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? आसमान में जो पक्षी उड़ते हैं उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो उसमें ध्यान रखिएगा गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा भी होती है। ऑप्शन 3 दोनों ऊर्जा होती है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, 1990 के बाद भारत में कुल सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। कह रहा 1990 के बाद भारत में कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, यानी बढ़ रही है तृतीय क्षेत्र का हिस्सा। देखिए अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में कुल कितने क्षेत्र हैं? तो 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? एक आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो कृषि संबंधित जो भी चीजें आती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं, जैसे आपका कृषि हो गया, ठीक है, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वानिकी हो गया, ये सब आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय की बात करते हैं तो जो विनिर्माण का क्षेत्र है उसे द्वितीय क्षेत्र में डाला गया है। और जो तृतीय क्षेत्र है तो इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है।
ठीक है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे इसमें क्या आता है, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन, यातायात हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो इसका क्षेत्र क्या जीडीपी में क्या हो रहा है, इसका हिस्सा बढ़ रहा है तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है। कह रहा किस यौगिक का बंधन जो है इसमें सबसे कमजोर है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 2 नियॉन। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियॉन। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य है। फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा प्रेस। देखिए, कहा जाता है कि लोकतंत्र में जो है कितने स्तंभ हैं, 4। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से, एक तो आपका कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, तो प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। देखते हैं, पश्मीना ऊन के बारे में दिया है, ये बहुत गर्म होती है, बिल्कुल करेक्ट है। जो पश्मीना ऊन होता है ये गर्म होता है। दूसरा, ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है, नहीं, ये भेड़ के बालों से नहीं, ये बकरी के बालों से बनाई जाती है। तीसरा, ये हाथ से बुनी जाती है, ये भी करेक्ट है। और चौथा है, इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं, ये भी आपका क्या है, गलत है। तो इसमें आपका 3 हो जाएगा, ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। करा कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो इसमें आपका ऑक्सीटोसिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है, ये स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक है, स्तनधारियों में ये पाया जाता है ऑक्सीटोसिन, और बाकी ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ये सब पादप हार्मोन में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। विषम यानी इसमें कौन सा अलग है, पहला वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाश है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है मादा जो पुष्प होता है, मादा पुष्प के जननांग है। और दूसरा है परागकोश, रेशा, पराग, ये भी आपका क्या है, ये पुरुष जननांग है। और तीसरा है पराग, पराग नली, पेलिकल, ये कुछ नहीं है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सम है तीसरा। अगला है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन 3 जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लोकनायक, और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है, पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल में रखा गया था, तो हजारीबाग जेल में रखा गया था। कहाँ पे, हजारीबाग जेल में इन्हें रखा गया था, जहां से ये फरार हो गए थे। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी फरार होने के बाद, आजाद दस्तक की स्थापना इन्होंने किया था। ध्यान रखिएगा, इन्हें जो है 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और कोई सुझाव भी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, 112 देखते हैं, 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। इंपॉर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसके समय में आया था, ये किसने पारित किया था, तो लॉर्ड लिटन। ऑप्शन 2। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इसका उद्देश्य क्या था, यानी इसका मकसद क्या था, तो इसका मकसद भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों की आजादी को सीमित करना, यानी कम करना इसका उद्देश्य था। और ये कब आया था, 1878 में आया था। कौन लाया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ध्यान रखिएगा, इसे गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा जाता है, गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है इसे। ठीक है, और इसे समाप्त किसने किया था, ध्यान रखिएगा, तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त किया था। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न इससे संबंधित और पूछा जाता है कि कौन सी पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में बदल गई थी। ये भी ध्यान रखिए, कौन सी पत्रिका थी, तो अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात जो है अंग्रेजी में बदल गई थी। और ये जो पत्रिका थी पहले ये बंगाली में प्रकाशित होती थी, और इसी से बचने के लिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात ये अंग्रेजी में छपने लगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन 3 कब किया था, 1897 में इसकी स्थापना की थी कोलकाता में। ऑप्शन 3 इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? संघवाद की विशेषता पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? पहला, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। अच्छा करा है, संघवाद की विशेषता नहीं है। अच्छा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा बिल्कुल करेक्ट है, इस संघवाद का उदाहरण है, बंटवारा होना चाहिए। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार, ये भी करेक्ट होता है। और सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये गलत है। सॉरी, सत्ता का केंद्रीकरण दिया, इसमें होना चाहिए सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता का बंटवारा होता है, इसमें केंद्रीकरण नहीं होता, यानी एक ही स्थान पे शक्ति नहीं होती है, बंटवारा होता शक्तियों का। तो यही आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत जो है कैसा देश है? तो भारत में कैसी संघीय व्यवस्था है? तो अर्ध संघात्मक व्यवस्था है, जो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने इसका आविष्कार किया था। ऑप्शन 1। कब किया था? 1815 में इसका आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट, सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, सोम प्रकाश, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन 1, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह एक्ट, इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट आया था, कब आया था? ये 1856 में आया था। इन्हीं के प्रयासों से यह एक्ट आया था। इंपॉर्टेंट, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक के पत्रिका की बात करें तो इनकी 2 पत्रिका इंपॉर्टेंट है, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी इनकी पत्रिका थी। और राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो संवाद कौमुदी इनकी पत्रिका थी। संवाद कौमुदी इनकी पत्रिका थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है? नर पक्षी घोंसले का निर्माण करता है, तो कौन सा इसमें हो गया आपका? वीवर हो गया। ठीक है, दर्जन चिड़िया। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? पहला है, वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना। 1971 में नहीं, ये नियम कब बना था? 1961 में बना था। यही आपका कथन क्या है? आपका गलत है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दोनों कथन आपका सही है। ठीक है, तो ये पहला आपका गलत है। नेक्स्ट है, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? कह रहा निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? पहला है, निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। नहीं, 1/3 नहीं, अगर 1/6 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाती थी? जब्त हो जाती है। दूसरा है, प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह खुद तैयार करती नहीं। चुनाव चिन्ह खुद नहीं, ये कौन करता है? तो चुनाव आयोग जो है चुनाव चिन्ह तैयार करता है। तो ये भी आपका क्या है? गलत हो गया। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा है, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। ये करेक्ट है आपका। प्रत्येक दल जो है चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं जिसमें वो क्या करेंगे, उनका क्या उद्देश्य है, उनका क्या सिद्धांत है, उसके बारे में वो डिटेल से देते हैं उसमें। तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा सही नहीं है? राष्ट्र संघ के उद्देश्य में करा है, कौन सा सही नहीं है? पहला, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, करेक्ट है। दूसरा, विश्व में शांति सुरक्षा कायम करना, ये भी करेक्ट है। तीसरा, शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, नहीं, ये आपका गलत है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है, ऑप्शन 3। राष्ट्रसंघ की बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है इसकी स्थापना हुई थी, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक है, ये तो राष्ट्र संघ हो गया। एक था संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, और राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 10 जनवरी 1920 को हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट है, पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है? पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस हस्ती या किन हस्तियों को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? देखते हैं, भारत रत्न।
पहला इसमें डॉक्टर विधान चंद्र राय और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल करेक्ट है। विधान चंद्र राय को जो है 1961 में जो है भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 1962 में जो है भारत रत्न दिया गया था। दूसरा इसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इन्हें भी मैंने बताया था अभी 1999 मरणोपरांत दिया गया था। और इसमें है शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इन्हें भी 2001 में दिया गया है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनको भी जो है 2024 में दिया गया। तो सभी को दिया गया है, तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, कौन से पूछ रहा है? देखिए, ये इधर वाला जो भारत का तट है वो ये आपका पूर्वी तट कहलाता है, और इधर वाला क्या कहलाता है? पश्चिमी तट कहलाता है। तो उसमें जो है कौन सा जो है भारत के कौन सा शहर पश्चिमी तट पर स्थित है? तो ऑप्शन 3, कोझिकोड, कालीकट, गोवा और मुंबई, ये सब इधर है। बाकी जो है ये पूरी चेन्नई, विशाखापट्टनम पूर्वी तट पे है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पेन का जो गृह युद्ध हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन का गृह युद्ध ये कब हुआ था? तो ये आपका 1936 से लेकर 1939 तक चला था। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? करा कौन सा पद भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें शामिल नहीं है? पहला, इसमें आपका गणतंत्र, भारत क्या आपका गणतांत्रिक देश है, ये प्रस्तावना में शामिल है। ठीक है, ये तो नहीं होगा। न्याय, ये भी आपका शामिल है। राजशाही, ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात इसमें कही गई है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अच्छा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा किसने है? ये भी ध्यान रखिएगा। तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। ठीक है, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? करा कौन जो है लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? लोगों द्वारा संघर्ष जरूरी माना जाता है। विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण ये जरूरी नहीं माना जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति के बारे में दिया है, पूछ रहा कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला, वह राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ना कि राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? एक मिनट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ना कि राष्ट्रपति करता है। तो पहला गलत है। दूसरा है, वह अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से उपयोग करता नहीं। वास्तविक रूप से उपयोग कौन करता है? तो जो है प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है, ना कि जो है राष्ट्रपति करता है। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। और तीसरा, वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। बिल्कुल करेक्ट है। जो राष्ट्रपति होता है ये देश का औपचारिक या संवैधानिक मुखिया होता है। और वास्तविक मुखिया कौन होता है? तो वास्तविक मुखिया जो है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री वास्तविक मुखिया होता है, और जो राष्ट्रपति होता है ये नाम मात्र का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 52 में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? तो सभी को पता है कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? अली बंधुओं ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अली बंधुओं ने इसकी शुरुआत की थी। चंपारण आंदोलन की बात करें 1917 में हुआ था। गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सफल सत्याग्रह था ये। और नमक सत्याग्रह मैंने बताया था 1930 में हुआ था, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कदियाल साड़ियां किस राज्य से संबंधित हैं जिससे हाल ही में जीआई टैग दिया? कदियाल साड़ी जो है किस राज्य का है? ये तो पश्चिम बंगाल का, ऐसे जीआई टैग मिला है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीआई टैग की बात करते हैं तो ये 10 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है, और सबसे पहले किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। कब? 2004 में दिया गया था।
नेक्स्ट है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो पोलैंड के नए प्रधानमंत्री आपका डोनाल्ड टस्क, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक उपयोग हो रहा है? करा कागजी मुद्रा के अतिरिक्त जो है किसका उपयोग हो रहा है? तो प्लास्टिक मनी का उपयोग हो रहा है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक मनी, जैसे आपका प्लास्टिक मनी में आपका डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, ये सब, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ये भी करेक्ट है। नीति आयोग 2014 में भारत के योजना आयोग की जगह ली, नहीं 2014 में नहीं 2015 में, तो ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां, मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे भारत में है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहां पे आपका सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के दोनों का अस्तित्व हो, ऑप्शन 3, जहां आपका सार्वजनिक भी हो और निजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? कह रहा वाणिज्यिक बैंक का कार्य पूछ रहा है, इसमें कौन सा नहीं है? तो पहला, जमा स्वीकार करना वाणिज्यिक बैंक का काम होता है, सही है। ऋण प्रदान करना, ये लोन देना, ये भी करेक्ट है। बैंकर्स के रूप में कार्य करना, नहीं, बैंकर्स के रूप में कौन कार्य करता है? तो आरबीआई कार्य करता है। बैंकर्स के रूप में आरबीआई कार्य करता है। और आरबीआई की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका मुंबई में है। वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो शक्तिकांत दास वर्तमान में इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट है, 2 कथन दिया है आपका। पहला, पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादातर चावल और केरल के लोग ज्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। कह रहा पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादातर चावल खाते हैं और केरल के लोग ज्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। नहीं, यहाँ पे दोनों जगह क्या करते हैं? चावल ही खाते हैं। केरल में भी ज्यादा चावल खाए जाते हैं और पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां पे ज्यादा इसी का उत्पादन होता है। दूसरा, जो चीजें जहां आसानी से पैदा होती है वहां पर वही चीजें ज्यादा खाई जाती हैं, ये करेक्ट है। तो इसमें आपका जो होगा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो, ध्यान रखिएगा, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ऑप्शन 2, निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन 2। अच्छा, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह भी पूछा जाता है, कहाँ पे है ये? तो दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है। अमीर खुसरो की बात करते हैं, जिसे भारत का तोता या तूती ए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो की। और अमीर खुसरो, इसे कव्वाली का जनक भी माना जाता है। और रचना ध्यान रखिएगा, तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो की रचना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? कौन सा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो इसमें पहला है, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। ठीक है, एडम स्मिथ के लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली। तीसरा, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसमें नहीं पूछा है, इसलिए इसमें 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो ये आपका 1775 से लेकर 1783 तक चला था। ठीक है, और इसका तात्कालिक कारण क्या था पूछा जाता है ये, तो बोस्टन टी पार्टी इसका तात्कालिक कारण था, जो 1773 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं? किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं? तो लिटिल अंडमान में ओंगी रहते हैं, जनजाति है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है? करा कौन सा सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है? पहला है, छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। करा छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? समतल भूमि के लिए किया जाता है। दूसरा है, ड्रिप तंत्र विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पत्तियों पर गिरता है। और तीसरा है, ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोच्चतम तरीका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर द्वीप के स्थान की पहचान कीजिए। कौन सा है? तो एलिफेंटा की गुफाएं। ऑप्शन 2 एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है और इसे जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम कौन सा नहीं है इसमें से? अच्छा, इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है। पहला है महान साम्राज्यों का अंत, बिल्कुल करेक्ट है। विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, नहीं, ये गलत है आपका। और तीसरा है अधिनायकवाद का उदय, ये करेक्ट है। तो इसमें आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है। कराक वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, कौन सी परत है? तो ओजोन मंडल है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन मंडल या ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ध्यान रखिए, समताप मंडल में यह पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में। और ओजोन दिवस का मनाया जाता है तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। उच्चावच मानचित्र दिया, राजनीतिक मानचित्र दिया और थीमेटिक मानचित्र दिया है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, उच्चावच मानचित्र में इसमें आपका दिया है, क्या होगा? तो उच्चावच में होगा आपका पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, तो ये राज्यों, नगरों, विश्व के विभिन्न देशों को दर्शाने वाले जो मानचित्र हैं उसे राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। और थीमेटिक मानचित्र में सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि का वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। एनसीईआरटी का प्रश्न है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवारों के लिए फसलें उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है। करा कौन सा खेती का प्रकार है जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसल उगाते हैं? तो आपका निर्वाह कृषि, यानी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जो फसल उगाया जाता है, यानी जो कृषि की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं, तो उन्हें उत्पादक कहा जाता है, स्वपोषी होते हैं वो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 जैसे पेड़ पौधे। नेक्स्ट है, किस प्रकार के कोश के विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? किस प्रकार के कोश का विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं? तो इसमें हो जाएगा मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन में। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है, तो ये आपका हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ ले जाती हैं, तो ये ऊर्जा ले जाती हैं। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ ऊर्जा ले जाती हैं। ऑप्शन 3। अच्छा, ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? तो ये ध्यान रखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा? प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, कुमार गुप्त ने। अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था, ये भागलपुर में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? पहली महिला महानिदेशक, तो ऑप्शन 3 नीना सिंह। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।